जम्मू कश्मीर के कुलूग्राम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में लश्कर-ए-6 आतंकी ढेर, ड्रोन कैमरे से देखी गई आतंकियों की बॉडी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। फाइनल मैच देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। कई बॉलीवुड सितारे भी रहेंगे मौजूद। तेलंगाना में राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार, पिनापका में विशाल जनसभा को किया संबोधित। आय उत्पन्न करने वाले सभी विभाग मुख्यमंत्री के परिवार के हाथों में। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअली किया संबोधित। इजरायल और हमास के नागरिकों की मौत पर की कड़ी निंदा। कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन, को ऑपरेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर दिया जोर। राजस्थान के सागवाड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। मोदी राज में लोग महंगाई से त्रस्त, बीजेपी की सरकार उद्योगपतियों की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत जनता कॉलोनी में एक मकान को कुछ चोरों ने निशाना बना लिया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर नकदी और सोना चांदी का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित मकान मालिक सतीश मीणा ने बताया कि वो और उसका परिवार उसके गांव मीणापुर गए हुए थे और 2 दिन बाद जब घर लौटे तो उनके मकान का ताला टूटा हुआ मिला और करीब 70 से 80 हजार रुपए की चोरी हुई, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मैं सतीश कुमार मीणा। ये मेरे छोटे भाई का मकान है। हमारी बहू 2 दिन से गांव गई हुई थी। जैसे आज सुबह आया, देखा मकान की हालत, तब उसने हमें कॉल करके बताया। फिर मैं गांव से भाग के आया हूँ कि मकान में ऐसे ऐसे चोरी हो गई है। हमारी नथ पी के चले गए बहू के, और 2 जोड़ी पायल चली गई है उसकी, और 5-6 हजार रुपए नकदी चले गए हैं, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चोरी करी है रात को। कैश बता रहा हूँ ना मैं आपको, 6-7 हजार रुपए कैश गए हैं। लगभग पूरी चोरी कितने की मानते हैं? लगभग चोरी मानो ये आप 70,000-80 हजार के बीच में, 70-80 हजार की चोरी हुई है। घर पे कोई नहीं था उस टाइम, लोग दिया हुआ था मकान। गाँव गए हुए थे, मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, आके उनने देखा, तब उनने घर फोन किया वापिस। फिर मैं गांव से भाग के आया। थाने में मामला। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी शिमला बावरी ने कई वार्डों में जनसंपर्क किया, जहां पर जगह जगह फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिमला बावरी ने अनूपगढ़ विधानसभा में विधायक रहते हुए सरकार द्वारा विकास कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही जनता से अपील की कि इस बार अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिला तो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके बाद लोगों ने भी उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का भरोसा दिलवाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोटा प्रवास पर रहे। इस दौरान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से वार्ता की और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार भाजपा के संकल्प पत्र से डरी हुई है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में किसान सम्मान निधि और समर्थन मूल्य बढ़ाने और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान मॉडल की बात करती है, जबकि राजस्थान मॉडल भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, पेपर लीक इनसे ही भरा पड़ा है। बच्चियों के साथ पूरे प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें भट्टी में जलाया जा रहा है। यदि कांग्रेस आएगी तो पैसा का मॉडल ही लेकर आएगी। राजस्थान मॉडल क्या है? राजस्थान मॉडल भ्रष्टाचार, राजस्थान मॉडल पूरा देश में, राजस्थान के मॉडल अगर लेते हैं तो पूरा देश में रेप ज्यादा होना चाहिए। यही जयराम का मॉडल है क्या? और बाल जो हमारा बच्ची हो, छोटे छोटे बच्चियां होते हैं, उनका बलात्कार होना, मर्डर करना, और उसमें क्या बोलते हैं, उसमें डाला था ना वो भट्टी में डाला था, वो शुरू करना का ये मॉडल है क्या? लड़की हो तो लड़ सकती हूँ, ये मॉडल राजस्थान का है क्या? और पेपर लीक, एवरी
19 बार पेपर लीक हुआ है। इसका अर्थ क्या है? ऑलमोस्ट हर वर्ष कम से कम 3 बार 4 बार पेपर लीक हुआ है। ये राजस्थान का मॉडल, ये राजस्थान के मॉडल आप देश में लाना चाहते हैं तो ये जो भी हुआ है भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, इसमें कांग्रेस का तो पूरा आशीर्वाद है, सेंट्रल लीडरशिप का, आप समझ लीजिए। इसलिए वो ये सब मॉडल सारे देश में लेके जाना चाहते हैं। कोटा में अग्रवाल समाज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दशहरा मैदान में होने वाले इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। वहीं राजस्थान की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल होंगे। अन्नकूट महोत्सव में 20,000 से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान है। अन्नकूट महोत्सव को पूरी तरह पर्यावरण फ्रेंडली और पर्यावरण प्लास्टिक मुक्त रखा गया है। भोजन प्रसादी के लिए महिलाओं की टीम बनाई गई है जो स्वयं खाना परोसेगी। कार्यक्रम में मुंबई से आए कलाकार राजस्थानी नृत्य और महारस की प्रस्तुति देंगे। कल भोजन प्रसादी का एक कार्यक्रम है अन्नकूट महोत्सव, और इसमें अग्रवाल समाज के करीब 20,000 परिवारजन शामिल होंगे। भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, भजन संध्या होगी और बामासा और जो अतिथि सम्मान समारोह। उसके अलावा इसमें हम 100% मतदान के लिए शपथ दिलाएंगे और साथ में हम जो जूठन नहीं छोड़ने के लिए भी आह्वान करेंगे। कोई भी थाली में नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाए। डिस्पोजल मुक्त इसको रखा है। पूरे कार्यक्रम का हमने डिस्पोजल मुक्त रखा है। कटोरी में प्याले मंगवाए हैं, वो नहीं रखा। लोटे मंगाए हैं पानी के लिए, तो इसलिए इसको बिल्कुल पर्यावरण के हिसाब से हमने इसको रखा है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर के समर्थन में जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया। विधानसभा क्षेत्र की जनता में रवि नैयर के व्यवहार और निरंतर जनसेवा को लेकर सकारात्मक भाव है। आपको बता दें कि नगर निगम के वार्ड नंबर 78 में चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान संबोधित करते हुए रवि नैयर ने कहा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र ही मेरा परिवार है और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में राजस्थान में कई करोड़ों का घोटाला सामने आया है। गरीब जनता का पैसा लूटने वाले लोगों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही अब सियासी हलचलें और जोर पकड़ती नजर आ रही हैं। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क करने में अब कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। पीलीबंगा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची क्षेत्र में दिन रात लगातार जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। पीलीबंगा में दिन रात भाजपा का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। प्रत्येक गांव में जनता का भाजपा प्रत्याशी को अपार समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी विधायक धर्मेंद्र मोची ने रावतसर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। बीकानेर जिले की हॉट सीट मानी जाने वाली नोखा विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें नोखा से कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला डूडी और बीजेपी से बिहारी लाल बिश्नोई और कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कन्हैया लाल झवर के बीच मुकाबला होने वाला है। इस त्रिकोणीय मुकाबले को और करीब से समझने के लिए बीकानेर से नवतेज टीवी के संवाददाता सुशीला डूडी से की खास बातचीत। राजस्थान में चुनावी सभाओं का आयोजन हो रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दावा गांव में, बीकानेर के नोखा विधानसभा क्षेत्र में है। और यहाँ पर अगर हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ सुशीला डूडी हैं जो कि रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी हैं। वे इस बार चुनाव मैदान में, चूंकि उनकी तबीयत खराब है, क्या कहेंगे, बात करते हैं। आप चुनाव मैदान में हैं, तमाम पहले कभी शायद मैदान में नहीं रही है। राम राम सा। नहीं, पहले हम कभी मैदान में नहीं आए। ये नोखा की जनताओं ने हमारे लिए मांग की, उस मांग को हम स्वीकार किया और उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया और साहस दिया। और ये आगे भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये चुनाव हम सबका है और आपका चुनाव नहीं है, और डूडी में बंद करके और हम ये चुनाव लड़ेंगे। और ये नोखा की जनता जो है, ये सब अपने पर अपना वजन ले रही है, अपने पर अपना सब कंधों पर वजन इन्होंने अपने आप लिया है और ये अपने को सफल बनाएंगे। और इनका मनोबल बहुत है और इन्होंने अपने
हिसाब से बहुत साहस कर रहे हैं और बहुत। तो किस तरह से तबीयत है? हालांकि हमारे पास सूचना आ रही है कि आंखें झपका रहे हैं, काफी कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें नोखा की जनताओं ने और पूरे राजस्थान की जनता ने जो भगवान से दुआएं की थी, उनकी दुआओं का ही हम फल हैं और उनकी दुआएं से ही अब उनकी तबीयत में बिल्कुल सुधार हो रहा है। दिनों दिन उनके इम्प्रूव हो रहा है और उनका तबीयत में काफी सुधार है। हालांकि चूंकि आप गांव से ही हैं, गाँव में जाना, जनता के बीच जाना कैसा लगता है? नहीं, गाँव से हैं लेकिन गाँव ऐसा हमारा कुछ नहीं, हम गाँव से जुड़े हुए हैं और गाँव में हमें बहुत अच्छा लगता है। गाँव में पहुँचते हैं तो हमें परिवार का अनुभव होता है और सब हमको यही लगता है कि ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो खूब प्यार मिलता होगा। खूब प्यार मिलता है। गाँव की जनता, गाँव के भाई बहन, छोटे बड़े बुजुर्ग बहुत प्यार देते हैं, अपनी बहू मानते हैं, बेटी मानते हैं, बहन मानते हैं। आपके समक्ष सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बिहारी लाल विश्नोई, जिनका कहना है कि भाभी जी हैं वो मेरी, और भाभी जी भाई साहब का ध्यान रखें, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? ध्यान रखना हमारा फर्ज है कि वो वहां जाए, उनका सेवा करे, ध्यान रखे तो ज्यादा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखना तो हमारा फर्ज है, पत्नी होने के नाते हमारा पहला फर्ज यही बनता है, लेकिन जनता का मान रखना भी हमारा फर्ज है। तो हमारा दो तरफ से जिम्मेदारी हो गई, तो जिम्मेदारी को निभाएंगे और जनता का मनोबल भी बढ़ाएंगे। और वो जो बिहारी जी के इस तरह के बयान है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बयान ये उनके थोड़े गलत है बयान। ऐसा बयान अपने बड़े भाई के रूप में है, वो छोटे भाई के रूप में ये बयान उनको नहीं देना चाहिए। देखो, परिवार में सब हम उनकी देखभाल संभाल कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं देख रहे हैं। सब अपने हिसाब से सब अपना टाइम दे के पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं टाइम दे, और उनके तबियत में भी बिल्कुल सुधार। देखिए, रिश्तेदारियों की बात करें तो बिहारी विश्नोई जैसे आपको भाभी जी कह रहे हैं, तो वहीं कन्हैयालाल झंवर है जो कि एक तरह से आपके काकी ससुर जी हो गए, यानी वो कन्नू काका बोला करते थे। तो कन्जी को किस तरह से आंकते हैं आप? कन्जी हमारे नजरों में हमारे ससुर जी हैं, हम उनके परिवार के हैं, हम उनका वो हमारे बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और उनसे सलाह लेकर के हम कोई भी काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वे आपके सामने चुनाव मैदान में खड़े हुए निर्दलीय के रूप में, आपकी बात हुई उनसे? कोई बात तो नहीं, देखो जी, हमारी बात तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, निर्दलीय पार्टी से हुए हैं खड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, बहुत अच्छे हैं, वो हमारा बहुत मान सम्मान रखते हैं और हमें बहुत प्यार। तो लगता है कहीं ना कहीं आप जीत रही हैं, ये तो तय माने। ये तो देखो जनता का फैसला है। डूडी साहब को, चूंकि जनता से डूडी साहब का खूब प्रेम है, क्या कहेंगे? ये जनता का फैसला है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही अपना फैसला करती है। इसमें पहले तो विकास काम करवाएंगे आप? डूडी साहब के विकास काम बहुत कर, जहाँ भी हम गांव में जाते हैं उनके बहुत काम किए हुए हैं, वो काम को याद भी करवाते हैं, बोलते भी हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी आपका काम करवाते रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र कठूमर में रिटर्निंग अधिकारी के आदेशों की पालना करते हुए स्वीप कार्यक्रम के तहत सतरंगी सप्ताह अंतर्गत द्वितीय दिवस का आयोजन ग्राम पंचायत तसई में किया गया। इस मौके पर तहसीलदार राजेंद्र कुमार, विकास अधिकारी ने मनरेगा श्रमिकों को अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम की थीम पर बैंड वादन के साथ 25 नवंबर को 100% मतदान करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में नरेगा अधिकारी, सेक्टर अधिकारी और तसई बूथ के समस्त बीएलओ मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जन समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिरोही जिले के दौरे पर रही। राजे ने ज्वाला, स्वरूपगंज और रेवरदर में जगसीराम कोली की जनसभा को संबोधित किया। राजे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में सिर्फ जनता को लूटने का कार्य किया है। वहीं कांग्रेस सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर भी असफल साबित हुई है। साथ ही कहा कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर भी कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफी की है, जिसका हिसाब जनता आने वाली 25 तारीख को देगी। से गुजरे हुए हैं, आप लोगों ने उसको इतने अच्छी तरह से अपने परिवार में एक कर लिया है कि अब तो ये रिश्ता जैसे हमारा 34 साल का चल रहा है, वैसे ये भी लंबा चलने की आसार लगता है। तो जब मुझसे मेरे को कहा कि आ जाओ जरा एक दफा हमारे क्षेत्र के अंदर, मैंने कहा मैं तो औपचारिकता में आई हूँ। औपचारिकता में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि एक तो आप इसके बहाने मेरे को आप सबके दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने हमेशा माना है कि जब भी चुनाव चालू करते हो तो सबसे पहले तो भगवान को पकड़ो, उनके दर्शन करो,
उसके बाद सब संत महात्मा को उनके चरण छुओ, उनका आदर्श, उनका आशीर्वाद लो, और फिर वो सब ये देवी देवता बैठे हैं उनका आशीर्वाद लो, आंखों में हाथ डालो, प्रेम से उनको अपने आप से बांधो, तो फिर कौन सी गलती हो सकती है जो आप लोग दोनों को एक अलग कर सकते हैं। ये 5 बार का मतलब 25 साल जिनका साथ है, अभी भी आपको 5 साल 7 साल और करना होगा, तभी आपका 30 साल। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के नेता हैं, उन्हें अधिकार है कि भाजपा के पक्ष में प्रचार करें, पर हर जगह जिम्मेदारी स्वयं लेना उचित नहीं है, क्योंकि यह विशाल देश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैला हुआ है, इसलिए उन्हें पहले देश को संभालना चाहिए, बाद में राज्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुनिए हम बातें, हर दल को ये अधिकार है अपनी बात कहने का, जो अपनी उपलब्धियां हैं जनता तक पहुंचाने का, अपनी नीतियां उनसे लोगों को अवगत कराना, विरोधियों की कमी को भी उजागर करना। यही एक समय होता है चुनाव का, चयन का, निर्णय का। निर्णय सही हो उसके लिए ये तमाम बातें बताना जरूरी है। और अगर आप सरकार के अंदर हैं तो आपको अपना लेखा जोखा देना पड़ता है, क्योंकि हिसाब का वक्त होता है, मतदाता हिसाब मांगता है, मतदाता जवाबदेही भी तय करता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे विरोधी पक्ष है, उनके पास कई कठिनाई है, हमारी कोई सहानुभूति तो नहीं है। फिर कोई पीछे बोल रहा है, कृपा करके बंद कर दें बात, जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल बात नहीं, बाहर जाके कर लें। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे घर बिखरा हुआ है, घर में काफी मनमुटाव, चुनाव में कोई चेहरा नहीं, अगर चेहरे हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्हें केंद्र सरकार को किसान विरोधी कहते हुए खत्म करने की बात कही। साथ ही पुलवामा में हुई घटना के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पुलवामा हमले की जांच की मांग की और जांच न होने पर समय आने पर आंदोलन की बात भी कही। साथ ही आपसी भाईचारे को बिगाड़ने में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मित्रों, ये देश के जीवन में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का दौर है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार काबिज है, आवाज़ आ रही है ना जी, थोड़ा सा नजदीक, जो खास तौर पे खेती को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहती है, इसको गैर मुनाफे की कर देना चाहती है ताकि किसान इसको छोड़ भगें और फिर ये खेती को जो अपने इनके वो लोग हैं, खास तौर से जो व्यापार में हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, इन लोगों को ज़मीनें दे दें, ये खेती का कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाए। इसी तरह फौज एक चीज़ थी, किसान वर्गों के पास जहां अपवर्ड मोबिलिटी होती थी, उनका लड़का एक फौज में चला जाता था, वो हवलदार होता था, उसकी अगली पीढ़ी मेजर हो जाती थी और तीसरी पीढ़ी लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर होती थी। अब उसको भी ख़त्म कर दिया। अग्निवीर योजना ले आए, कौन चार साल के लिए कौन अपनी जान देगा, कौन शहादत कराएगा, कौन लड़ेगा। तो फौज, खेती, सब चीज़ों को ख़त्म करने का एक प्रोजेक्ट है इन लोगों का और इनको कोई मोहब्बत नहीं है देश से।
भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के चुनावी समर में अपना अंतिम दांव चलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के कई सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में अपना संकल्प पत्र जारी किया। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही इसे प्रदेश की जनता के लिए विशेष बताया। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब तबके के लिए है एक वरदान साबित होगा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर और राजस्थान की राजनीति से जुड़े अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी से नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने की खास बातचीत। राजस्थान में अब से कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि भारत में 5 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश में शुरुआत भी हो चुकी है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारे साथ में राजस्थान प्रभारी और बीजेपी की यूथ विंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी मौजूद हैं, जो उत्तराखंड से आती हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका नवतेज में, क्योंकि आप यूथ विंग के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड से आप आते हैं। राजस्थान प्रभार आपको दिया है और आज हम कह सकते हैं कुछ 7 या 8 दिन बाद राजस्थान में भी मतदान होने हैं। लोकतंत्र के महापर्व में राजस्थान के संपूर्ण निवासी, भले ही वो युवा हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। आप भी युवा हैं, यूथ विंग के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या लगता है आपको कि युवा क्यों बीजेपी को वोट दे, या फिर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं के लिए क्या कुछ वो खास सौगातें दी हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो नवतेज टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और लगातार आपके माध्यम से जो सटीक जानकारी यहाँ राजस्थान चुनाव के बारे में लोगों को मिल रही है, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। जहाँ तक अगर मैं युवाओं की बात करूँ, देखिए युवा क्या चाहता है। युवा ये चाहता है कि उसको सही मौके मिले, सही अपॉर्चुनिटी मिले, और यही सबसे बड़ी पीड़ा राजस्थान की युवा की रही है कि पिछले 5 सालों में जो मौके मिले हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिले हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके परिवार वालों को मिले हैं। नौकरियों में भर्ती आती है तो इन्हीं के परिवार के लोगों को मिलती है। पेपर होते हैं तो एक के बाद एक 19 पेपर लीक हो जाते हैं। जो पेपर लीक होते हैं उन अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। देखिए, पेपर लीक अब ये कहेंगे देश में और हिस्सों में भी हो रहे हैं। उत्तराखंड में जब पेपर लीक हुए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए। जो इसमें लिप्त पाए गए उनकी संपत्ति बुलडोज़र लगाकर ध्वस्त कर दी गई, कुर्क हो गई। आज उनके परिवार और पूरे एक मैसेज पहुंच गया कि अगर आप नकल करते हैं या करवाते हैं तो आपका क्या हश्र होगा। लेकिन क्या आप ये बात राजस्थान के युवाओं को ये संदेश आप दे पाए? बिल्कुल नहीं। कैसे आप दे पाएंगे जब आप खुद इसमें लिप्त होंगे? तो आज का युवा जो सबसे बड़ी चीज़ चाहता है, आज का युवा मेहनत करने से नहीं कतरा रहा है। खासकर राजस्थान का जो युवा है, ये तो वीर भूमि है, और वो चाहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, और गहलोत साहब और उनकी सरकार ने यही इन युवाओं को नहीं दिया है। तो अगर आप बीजेपी का संकल्प पत्र देखें, चाहे वो SIT की घोषणा हो कि जो ये पेपर लीक प्रकरण है, इसमें जो एक व्यक्ति जो इसमें लिप्त है, चाहे वो अधिकारी है, कर्मचारी है, नेता है, उन सबको पकड़ा जाए, ठोस कार्यवाही हो, और ऐसी कार्यवाही हो कि आगे की 7 नस्लें में ऐसे कोई काम करने से डरे। युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी हो, किसानों के लिए प्रोत्साहन हो। देखिए, कृषि से आज युवा दूर भाग रहा है, हम अक्सर कहते हैं, लेकिन कृषि में युवा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जा रहा है? तो ये भी सोचने का काम हमारे भाजपा के संकल्प पत्र ने कहा है। जो युवा किसान है, अगर उसे किसान सम्मान निधि 6,000 की बजाय 12,000 उसमें करने की घोषणा की गई है। तो ये बहुत सारे छोटी बातें जो हमारे संकल्प पत्र में हैं, वो युवाओं को प्रेरित करेंगी स्वरोजगार की तरफ। जो सरकारी नौकरियां आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसमें युवाओं को एक फेयर चांस मिले। इस सब का एक खाका उस संकल्प पत्र में देने की कोशिश की है। महिलाओं और युवतियों के ऊपर भी बहुत केंद्रित किया गया है कि KG से लेकर PG तक के लिए हमारी जो बच्चियां हैं, और राजस्थान में आज भी, क्योंकि मैं लगातार राजस्थान में घूम रही हूं, तो आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां थोड़ा और बच्चियों के लिए काम करने की ज़रूरत है। और वसुंधरा जी के टाइम में बहुत इस पर काम हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल में कोई प्रगति इस दिशा में नहीं दिखी, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 हो गया। तो एक सुरक्षित राजस्थान बने, समृद्ध राजस्थान बने, और बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिला, इसकी चिंता संकल्प पत्र में की गई है। बिल्कुल नेहा जी, एक युवाओं की आपने बात करी, फेयर चांस की आपने बात करी। कहीं ना कहीं फेयर चांस से जुड़ा हुआ अगर एक मैं सवाल ले लूँ, हमारे देश में पिछले कई सालों से आरक्षण को लेके काफ़ी सारी बातें होती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अब ये बात बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ग हमारे इस वर्ण व्यवस्था में, हमारे जाति समाज में अब एक वर्ग ऐसा है जिसके बच्चे अब सरकारी नौकरी से विमुख होते जा रहे हैं।
मैं बात कर रहा हूँ जनरल कास्ट की। और आरक्षण की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं ना कहीं 10 साल के लिए शायद ये प्रावधान किया था, लेकिन राजनीति की वजह से ये लगातार बढ़ता गया। हर जाति कहीं ना कहीं आज आरक्षण की मांग कर रही है। फेयर चांस की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आरक्षण को जोड़ते हुए किस प्रकार से आने वाले समय में अगर ये हो पाए तो क्या लगता है आपको आरक्षण को किस प्रकार से आगे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो किन मापदंडों पे रखना चाहिए? देखिए, जब तक भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। जिस दिन हम ये कह पाएंगे कि हमारे दलित समाज का या जो भी समाज जिसको आरक्षण मिला है हमारे संविधान में, उसका हर व्यक्ति जो है अपने आप को सामाजिक रूप से, और देखिए आरक्षण कभी व्यक्तिगत नहीं होता, आरक्षण कभी व्यक्ति को नहीं होता है, कम्युनिटी को होता है। तो जब तक हम उस पूरे समाज को एक पायदान पर नहीं पाते जो उनके पेयर्स हैं उनसे, तब तक हमें आरक्षण चाहिए। और आज भी हमारे समाज में जिस तरह की घटनाएं हमने पिछले 5 साल में राजस्थान में ही देखी हैं, उससे साफ साबित होता है कि आरक्षण आज के भारत में 2023 के भारत में भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, एज अ कंट्री हमें ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी काबिल युवा अगर हो तो वो अपनी उसको एक फेयर चांस ना मिले, अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसा ना हो। और इसी कारण शायद मोदी जी EWS आरक्षण भी लेकर आए कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो हमारे कैटेगरी के लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, उनको भी हक है। तो लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश देखिए लगातार मोदी जी ने पिछले 9 सालों 9.5 सालों में की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में आगे भी कोशिश होगी कि आरक्षण कम ज़्यादा करने की यहाँ बात नहीं है, आरक्षण सही व्यक्ति तक पहुँचे। ये काम मोदी जी के नेतृत्व में ज़रूर हो रहा है। आखिरी सवाल नेहा जी आपसे, आप उत्तराखंड से आप आते हैं, और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और उत्तराखंड में कृषि बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो किसी भी वजह से जो बाहर नहीं जाना चाहते, उनके लिए स्वरोजगार की दिशा में उत्तराखंड में एक बहुत बेहतरीन काम जो हुआ है वो है होम स्टे योजना। वैसा ही क्या लगता है आपको कि उस प्रकार का सुझाव क्या आप प्रदेश भाजपा में अगर सरकार बनती है कि आप देना चाहेंगे कि यहाँ राजस्थान में भी कई ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जो टूरिस्ट पॉइंट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वहाँ पर खेती बहुत मुश्किल है, अर्निंग के कोई ज़्यादा चांसेस है नहीं, तो क्या होम स्टे जो योजना वहाँ पे चालू की गई है उत्तराखंड में, उस प्रकार की या और ऐसी कोई योजना स्वरोजगार के हिसाब से क्या लगता है आपको यहाँ चालू होनी चाहिए, और क्या आप ऐसा सुझाव देंगे? देखिए, होम स्टे जो योजना है वो उत्तराखंड के लिए क्रांतिकारी योजना बनकर आई, और ख़ासकर ये जो कोरोना का हम झेल के निकले हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे युवा जो उत्तराखंड से बाहर काम कर रहे थे, और उत्तराखंड के युवा अक्सर आपको देखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत मिलते हैं। मैं यहाँ राजस्थान में भी जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उत्तराखंड के युवा यहाँ होटल्स में काम करते हुए मिलते हैं। तो कई युवा वापस आए और उन्होंने अपने घरों को या मिलजुल कर एक पूरा एक कम्युनिटी स्थापित करके होम स्टे बनाने शुरू किए, और उत्तराखंड सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन दिया, उनको आसान लोन, बिना ब्याज के लोन, इस तरीके की योजनाएं उनको स्पेशलाइज दी। और आज जब टूरिस्ट उत्तराखंड में आता है तो वो एक विशुद्ध उत्तराखंडी अनुभव के लिए वो इन होम स्टे में जाना ज़्यादा पसंद कर रहा है बजाय कि बड़े बड़े होटलों के। तो जाहिर है कि ये जो एक योजना है ये पूरा एक आपको एक संस्कृति का भी अनुभव देती है। तो अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, खासकर जहां पर बहुत बड़े बड़े इस तरीके के प्रतिष्ठान बनाना मुश्किल है, वहां पे हमारे लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए होम स्टे योजना मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि संस्कृति की दृष्टि से देखें तो ये सारे क्षेत्र बहुत रिच हैं। मैं जैसलमेर, पोखरन, इस सारे क्षेत्र में जब मैं गई, बीकानेर का सीमांत क्षेत्र जो है तो बहुत सुंदर है। जो प्रकृति आपको वहाँ देखने को मिलेगी, जैसा आसमान आपको वहाँ दिखता है शायद पूरे भारत में ना दिखे, लेकिन छोटे छोटे प्रतिष्ठान जब वहाँ पर बनेंगे और इस तरह होम स्टे योजना होगी तो वहाँ जो छोटे छोटे गांव जो हैं जहाँ से आज बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो गया है, और मोदी जी हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं जिनको वो प्रथम गाँव उन्होंने संज्ञा दी है, पहले लास्ट गाँव बोला जाता था, प्रथम गाँव में कैसे हमारे पलायन रोकना है। तो मुझे लगता है होम स्टे योजना इस पलायन को रोकने में बहुत ही प्रभावी साबित हो सकती है और आजीविका तो बढ़ेगी। जी, तो ये हमारे साथ नेहा जोशी जी, इनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है कि अगर आने वाली सरकार बीजेपी की होती है तो जो चीज़ें इन 4.5-5 सालों में नहीं हुई हैं या जानबूझकर नहीं की गई हैं वो तमाम
चीज़ें राजस्थान के तमाम निवासियों के लिए की जाएंगी। और भविष्य की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से उत्तराखंड में कई योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू कर रखी हैं, भले वो पलायन रोकने की हो या महिलाओं के हकूक़ की हो, वो तमाम योजनाएं ये भी चाहती हैं कि यहाँ पर भी लागू हो, ताकि राजस्थान में भी जो सीमांत एरिया है वहाँ से पलायन रुके और स्थानीय लोग अपने स्थानीय ज़मीन पर, अपनी मातृभूमि पर ही अपनी आजीविका कमा सके। इस प्रकार की भी योजना राजस्थान में शुरू होनी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार जोर पकड़ चुका है। जी हां, बस्सी से भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीना ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है और क्षेत्र का तूफानी दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे लगातार लोगों से जनसंपर्क कर अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान मीना को अपार जन समर्थन मिल रहा है। वहीं चंद्रमोहन मीना को मिल रहे जन समर्थन को देखते हुए बस्सी में इस बार बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमोहन मीना ने तुंगा क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी, बड़वा कॉलोनी, बस स्टैंड, पारिक मोहल्ला, खाती मोहल्ला समेत कई गांवों में दौरा किया और जनसंपर्क साधा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपाई व ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, इतना उत्साह है कि पूरे बाजार में सुबह से लेकर अब तक हमारा ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है। जगह जगह लोग फूल मालाएं लेके खड़े हैं और जो माहौल है वो बड़े जोशीला है और लोगों में बड़ा उत्साह है और वो बड़े बढ़ करके आगे बढ़ चढ़ करके हमारे पास आ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए लगता है कि यहाँ पे काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है और ये ज़रूर इसका जो नतीजा हमें 25 तारीख को जब कमल पे फूल पर जब बटन दबाएंगे तो देखने को मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे और बीजेपी की सरकार आएगी। अनूपगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती संतोष बावरी ने देहात मंडल रावला के गांव में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान संतोष बावरी को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी ने 365 हेड में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इन गाँवों में विधायक रहते हुए संतोष बावरी ने काफी विकास करवाया है। विकास कार्यों की बदौलत ही रावला क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में भाजपा प्रत्याशी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। जगह जगह पर ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर जोश के साथ स्वागत किया गया। रायसिंह नगर से निर्दलीय प्रत्याशी गोगा देवी नायक ने विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान गांवों में भव्य स्वागत किया गया। इस जनसंपर्क में उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। गोगा देवी नायक ने गांव खिचिया, गोमावली, कुपली सहित कई गांवों का दौरा किया। गोगा देवी नायक ने कांग्रेस की टिकट पर भी अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।